नमस्कार, न्यूज 11 भारत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अभिषेक भारती। 1 जुलाई 2017 को जब मध्य रात्रि में जीएसटी लागू हुआ था तो कहा गया था कि ये भारत के टैक्सेशन सिस्टम का सबसे बड़ा रिफॉर्म था। जीएसटी लागू हुआ तो कई नियम, कानून और कायदे बदल गए, लेकिन अब जीएसटी को लेकर ही विवाद है। आज इसी विवाद पर चर्चा होगी। क्या विवाद है, इसे समझने के लिए सबसे पहले इस रिपोर्ट को देखिए। इसके आगे की बातचीत इस रिपोर्ट के बाद होगी। जीएसटी पर आर पार। क्या बात है, क्या चीज है पैसा, क्या बात है, क्या चीज है पैसा। झारखंड ने मांगा केंद्र से बकाया जीएसटी। क्या बात है, क्या चीज है पैसा, क्या बात है, क्या चीज है पैसा। झारखंड का केंद्र पर 2500 करोड़ जीएसटी बकाया। क्या बात है, क्या चीज है पैसा, क्या बात है, क्या चीज है पैसा। ये जीएसटी का बकाया झारखंड का हक है। क्या बात है, क्या चीज है पैसा, क्या बात है, क्या चीज है पैसा। केंद्र बोला कोविड के कारण जीएसटी कलेक्शन में 2,35,000 करोड़ की कमी आई है। क्या बात है, क्या चीज है पैसा, क्या बात है, क्या चीज है पैसा। इसलिए केंद्र ने राज्यों को 2 ऑप्शन दिए। या तो राज्य 97,000 करोड़ का कर्ज लें। क्या बात है, क्या चीज है पैसा, क्या बात है, क्या चीज है पैसा। ये कर्ज बाद में ब्याज सहित जीएसटी कंपेंसेशन सेस से चुकाया जाएगा। क्या बात है, क्या चीज है पैसा, क्या बात है, क्या चीज है पैसा। इस कर्ज के लिए केंद्र राज्यों को स्पेशल विंडो देगा। क्या बात है, क्या चीज है पैसा, क्या बात है, क्या चीज है पैसा। या फिर राज्य पूरे 2,35,000 करोड़ का बाजार ऋण लें। क्या बात है, क्या चीज है पैसा, क्या बात है, क्या चीज है पैसा। इसके मूलधन को जीएसटी कंपेंसेशन सेस से चुकाया जाएगा, लेकिन ब्याज राज्यों को देना हो। ये देश की जो अर्थव्यवस्था है पूरी तरीके से चरमरा चुकी है और इसमें पूरी तरीके से केंद्र सरकार विफल हो चुकी है और स्थिति ये आ गई है कि शायद आने वाला समय में देश को और भी बुरे वक्त से गुजरना पड़ेगा। और आप तो देख रहे हैं, सब भगवान भरोसे, सब भगवान के ऊपर मर देने की बातें आ रही हैं। और जिस तरीके से इन लोगों ने जीएसटी के संदर्भ में राज्य सरकारों को फिर से उलिझाने का प्रयास किया है, इनके इन चालों को भी हम बहुत गंभीरता से ले रहे हैं और इस विषय पर मैं पूर्ण रूप से बातों को रखूंगा। तो जीएसटी काउंसिल की बैठक के बाद जब झारखंड जैसे राज्यों ने अपने जीएसटी का अधिकार मांगा तो केंद्र बोला कि पैसा तो है नहीं, आप कर्ज ले लो। अब झारखंड भी बोल रहा है कि वाह जी वाह, मेरा पैसा और हम ही कर्ज ले लें। बस इसी को लेकर सियासत गर्म। सरकार वादा की थी जब जीएसटी कानून बन रहा था कि अगर घाटा होगा कलेक्शन में, जीएसटी टैक्स कलेक्शन में, तो हम कंपनसेशन के तौर पर 14% ग्रोथ मान करके हर साल देते रहेंगे। अब मीटिंग हो रही है, कह रहे हैं कि नहीं, वो तो कानून में ऐसा नहीं है, वो तो कर्जा लेकिन देना पड़ेगा आपको, प्रिंसिपल अमाउंट देंगे, इंटरेस्ट आप ही को भरना पड़ेगा। ये क्या मतलब हुआ? ये कोई मतलब नहीं हुआ। एक बार आपने वादा किया है ना, तो वादा को पूरा करना चाहिएगा। अब राज्य कैसे विश्वास करेंगे? आने वाले समय में अगर केंद्रीय सरकार फिर किसी तरह के समझौता करना चाहती है, कोई कानून बनाना चाहती है, सब राज्यों को मिलाना चाहती है, एक उनसे विचार विमर्श करके बनाना चाहते, तो हमको डर लगेगा। इतना ही नहीं, झारखंड की 50,000 एकड़ जमीन केंद्रीय कोयला मंत्रालय के पास है, जिस हिसाब से झारखंड का 45,000 करोड़ रुपया कोयला मंत्रालय के पास बकाया है। मंत्री से हम कहेंगे कि हमारा जो बकाया है, हमें तजुब हुआ, चीफ सेक्रेटरी से हमारी बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि 50,000 एकड़ जमीन है ना कोयला के लिए दी गई है कोयला मंत्रालय को। उसमें हमारा बनता मुआवजा बनता है, हमारा रॉयल्टी तो बनता है, वो अलग चीज़ है, लेकिन मुआवजा, ज़मीन का मुआवजा तो दीजिए हमको पहले। कुछ नहीं देते हैं, कुछ नहीं बोलते हैं तो सरकार। लेकिन बीजेपी बोल रही है कि पैसा तो झारखंड का है और वो मिलेगा भी, पर अभी तो कोविड के कारण केंद्र के पास पैसा है नहीं। देखना चाहिए कि भाई जब केंद्र को पैसा नहीं मिला है तो राज्य को पैसा कहाँ से देगी। केंद्र वचनबद्ध है
कि 5 साल तक वो पैसा देगी, जो क्षतिपूर्ति होगा उसको पूरा करने का काम करेगी। अब 1 महीना बाद मिले, 2 महीना बाद मिले, पैसा तो आपका रखा हुआ, पैसा तो मिलेगा। इतना ही नहीं, बीजेपी तो राज्य सरकार से सवाल भी पूछ रही। ये वायदे किए, आपने एक भी वायदे नहीं पूरे किए। आखिर सब पैसे कहाँ चले गए? रेवेन्यू आपको आता है, तरह तरह के रेवेन्यू आते हैं, तो उससे आप चलाइए। केंद्र सरकार के भरोसे आप सरकार चलाते हैं क्या? राज्य के वित्त मंत्री मानते हैं कि केंद्र सरकार अगर चाहे तो पैसे दे सकती है। केंद्र ने तो आरबीआई से पहले भी कर्ज लिया था, तो फिर से भी तो ले सकती है। क्या हो रहा था, कैसे हो रहा है, भारत सरकार का क्या घाटा होगा? भारत सरकार बड़ी सरकार है, बहुत से उसके सोर्सेस हैं रेवेन्यू कलेक्शन के, रिसोर्सेज भी उनके पास हैं, तो उनको घाटा नहीं है। घाटा है, कलेक्शन कम हो रहा है, लेकिन दे सकते हैं वो। जैसे किस काम के लिए देश को मालूम नहीं है, लेकिन आपको याद होगा कि 3 लाख करोड़ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के डिविडेंड के रूप में लिए थे। फिर ले सकते हैं, दे करके हमको दे सकते हैं, हमारा काम चले। एक तरफ कोविड काल में जब देश की पहली तिमाही की जीडीपी में गिरावट -23.9% की रही, तब जीएसटी जैसे जटिल मुद्दे को लेकर केंद्र वर्सेस राज्य की ये राजनीति आम लोगों की जेब पर असर डाल देगी। रांची से न्यूज़ 11 भारत के लिए विपिन उपाध्याय के साथ राजेश कुमार की रिपोर्ट। क्या बात है, क्या चीज है पैसा, क्या बात है, क्या चीज है पैसा, क्या बात है, क्या चीज है तो गुरु, पैसा तो बोलता है, अगर नहीं तो आप इस रिपोर्ट को देख करके तो ये मान ही गए होंगे। और रही जीएसटी की बात, तो देखिए जीएसटी थोड़ा क्लिष्ट है, इसे मुझे भी ऐसा लगता है। इसे आप ये भी मान सकते हैं कि हो सकता है मेरा बौद्धिक स्तर थोड़ा कमजोर हो, या फिर जीएसटी की क्लिष्टता ऐसी हो कि मैं इसे अब तक समझ नहीं पाया। खैर, इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ फिलहाल डॉक्टर रमेश शरण अर्थशास्त्री हैं, जुड़े हुए हैं। राजीव रंजन साहब हमारे साथ कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, डॉक्टर तनुज खत्री झारखंड मुक्ति मोर्चा से, और सरोज जी हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं। डॉक्टर रमेश, सबसे पहला सवाल आपसे ही लूंगा, क्योंकि मैंने अभी शुरुआत में ये बात कही कि जीएसटी या तो क्लिष्ट है या फिर मेरा बौद्धिक स्तर कमजोर है, लेकिन जो भी है, पर अभी तक जीएसटी को शायद मैं पूरी तरह से समझ नहीं पाया। और जितने लोगों से मैं मिला, कमोबेश 90% लोगों की स्थिति ऐसी ही थी जो अभी तक जीएसटी की क्लिष्टता में उलझे हुए हैं। यहां पर भी मामला कुछ ऐसा ही है। राज्य सरकार कहती है कि भाई हमारे पैसे दे दीजिए, जीएसटी का बकाया पैसा 2500 करोड़ वो हमें दे दीजिए, हमारे विकास कार्य चलने लगेंगे। केंद्र सरकार जीएसटी काउंसिल की बैठक में कहती है कि देखिए अभी हमारे पास तो पैसा है नहीं, 2,35,000 करोड़ का हमें नुकसान हो गया है जीएसटी में, तो आप एक काम करिए कि आप कर्ज ले लीजिए। 2 ऑप्शन देती है कि या तो आप 97,000 करोड़ का कर्ज ले लीजिए और उसको फिर जीएसटी सेस में हम जो है एडजस्ट करते रहेंगे, या फिर आप 2,35,000 करोड़ का जो कर्ज है उसे ले लीजिए और उसमें आप इंटरेस्ट देते रहिएगा, मूल हम चुकाएंगे, जीएसटी सेस में हम उसे एडजस्ट करेंगे। अब इसे कैसे समझें? क्या ये राज्य सरकार उलझ चुकी है केंद्र सरकार के इस खेल में, या फिर केंद्र सरकार का ये एक ऐसा दांव है जो राज्य सरकारों की मदद करेगा? एक अर्थशास्त्री के तौर पर इस कदम को कैसे देखें, डॉक्टर रमेश? जो बातें हैं उतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। मान लीजिए जीएसटी का निटी-ग्रिटी तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन अभी जो हम लोग बात कर रहे हैं कि जो केंद्र सरकार ने या जो कानून जो बना था उसने सीधा प्रॉमिस किया था कि 14% जो ग्रोथ है वो देंगे, हम कॉम्पेंसेट करेंगे। ये तो केंद्र का कानून जो बना जीएसटी का, और उसी के आधार पर राज्यों ने अपना हिस्सा दिया, राज्यों ने अपने अधिकार दिए, 1 कंट्री सिंगल टैक्स का एक कल्पना बना। और अगर आप देखिए पिछले वर्ष भी, अगर 2019-20 के भी हालात देखिए आप, तो देश का जीडीपी ग्रोथ करीब 4% रहा, तो उस समय भी कलेक्शन नहीं हुआ। तो पिछले फरवरी में भी वैसा ही कलेक्शन चल रहा था, और अभी कोविड के चलते लॉकडाउन में और कलेक्शन कम हो गया। लेकिन एक तो बात है कि जब कमिटमेंट अगर केंद्र सरकार ने दिया है, तो केंद्र सरकार का ये दायित्व है कि वो केंद्र सरकार इस पूरे ये को पूरा करे। और ये पैसा जब तक पूरा नहीं होगा तो राज्य सरकारों के पास सीमित साधन है। यहाँ पर 2 बातें हम कहना चाहेंगे कि एक बात, जो पहली बात है कि राज्य सरकार जो है वो भी एक रीडू करे, लेकिन इसके पहले केंद्र सरकार का जो दायित्व है वो दे। और सबसे बड़ी चीज है कि कर्ज लेकर अगर है तो केंद्र सरकार ही कर्ज ले, केंद्र सरकार कर्ज ले, क्योंकि राज्यों पर अतिरिक्त भार देना अभी संभव नहीं होगा। आप देखिए कि राज्यों के खर्चे कितने बड़े हैं, जो माइग्रेंट लेबर आए उन पर खर्चा आया, उनको रोजगार देने का खर्चा,
उनको ट्रांसपोर्ट करने का खर्चा, और कोविड में जो अलग से और खर्चा आ रहा है, जो प्रॉमिस फंड से वो नहीं मिल रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में अगर आप देखिए तो राज्यों की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। तो इसमें क्या कॉम्प्रोमाइज हो सकता है? कॉम्प्रोमाइज यही है कि देखिए, आप केंद्र सरकार कर्ज ले, रेट ऑफ इंटरेस्ट, और एक काम हो सकता है इसमें जो आसान है थोड़ा सा, देखिए राज्यों के लिए जो सेस इकट्ठा होता है करीब 14,000 करोड़ रुपए हर महीने, और हर महीने ये राज्यों के बीच में बांटना है, लेकिन वो करीब 7-8 हजार करोड़ रुपये अभी हो रहा है। तो इसका मतलब है कि 7,000 करोड़ रुपए की कमी है साल भर में, तो करीब लाख करोड़ हो जाता है। तो ये लाख करोड़ की कमी कैसे पूरी होगी? तो केंद्र सरकार बड़ी सरकार है, और हमको लगता है कि केंद्र सरकार को कर्ज लेना चाहिए, इस कमी को पूरा करना चाहिए, और इस कमी को पूरा कर, लेकिन दो उपाय हो सकते हैं कि कुछ राज्य सरकार इस कष्ट को वहन करे और कुछ केंद्र सरकार वहन करे। वो हो सकता है जैसे इंटरेस्ट में जब आप बात करें तो इंटरेस्ट का कुछ शेयरिंग हो, कि राज्य सरकार 20% बियर करे, 80% सेंट्रल गवर्नमेंट बियर करे, क्योंकि ये वक्त जो है वो जबरदस्त राजनीति की नहीं है। ये वक्त इतना कठिन है, पैंडेमिक में रोजगार कम हो रहे हैं, कंजम्पशन कम हो रहा है, देश की आर्थिक स्थिति खराब है। आप देखिए 23.2% से फर्स्ट तिमाही में आपका जीडीपी घट गया, एसडीपीज हर राज्य के घट रहे हैं, और झारखंड जैसे प्रांत की तो स्थिति और खराब है, क्योंकि यहाँ पर जो रेवेन्यू लॉसेस हुआ है वो काफी है, जो रेवेन्यू ड्यूज है वो नहीं मिले हैं। जो सरकार का अगर व्हाइट पेपर देखिएगा झारखंड सरकार का, तो उसमें सारी चीजें उल्लेखित हैं। तो मुझे लगता है कि केंद्र सरकार को और राज्य सरकार को मिलकर तय करना चाहिए, और हो सकता है शेयरिंग, केंद्र सरकार अगर प्रिंसिपल लेके देती है तो इंटरेस्ट में थोड़ी शेयरिंग हो सकती है भविष्य के लिए। अगर थोड़ी शेयरिंग करेंगे तो हमको लगता है कि एक मिलके काम करना होगा। फेडरल स्ट्रक्चर का ये नहीं मतलब कन्फ्रंटेशन नहीं, एक मिलके काम करना होगा, सो दैट कि हम लोग इससे उबर सके। देश की इकोनॉमी को रिवाइव करने की जरूरत है। एक और बात जो राज्यों के लिए बड़ा जरूरी है, और झारखंड जैसे प्रदेश को के लिए, कि हम लोग को अपने को जो बजट को फिर से रीओरिएंट करना होगा, कि जो सबसे आवश्यक चीजें कौन सी हैं, कैसे हम रेवेन्यू बढ़ा सकते हैं अपने, और कैसे रेवेन्यू लॉस को कम कर सकते हैं, कौन से खर्चे हम कम कर सकते हैं जो नॉन एसेंशियल है, क्योंकि अभी एक फाइनेंशियल इमरजेंसी की स्थिति आई हुई है, और अगर वित्तीय इमरजेंसी है तो हमको लगता है कि मिलकर काम करना चाहिए, कुछ शेयरिंग प्रिंसिपल बनना चाहिए। और ये तो केंद्र का दायित्व है कि जो उसने प्रॉमिस किया कानून में वो पूरा करे, और वो सारा पैसा, क्योंकि ये 19-20 का भी पूरा पैसा नहीं मिला है। अगर 19-20 का पूरा पैसा मिलता, कोविड तो मार्च के बाद लॉकडाउन है, लेकिन उसके पहले के पैसे भी अगर मिल जाते तो राज्य सरकार अपने कार्यक्रम कर सकती थी। लेकिन राज्य सरकार को भी अपना टटोलना होगा कि कौन से फाइनेंस वो कर सकती है, कौन सा रेवेन्यू का सोर्स जनरेट कर सकती है, कहां से अपनी आमदनी बढ़ा सकती है और कहां से खर्चे कम कर सकती है। अभी आमदनी बढ़ाने के लिए टैक्स आप बढ़ा नहीं सकते हैं। इसी तरह से अगर जीएसटी काउंसिल को देखिए तो उसमें रैशनलाइजेशन की बात हो रही है, कि जो टैक्सेस हैं उसमें बहुत से रैशनलाइजेशन की जरूरत होगी, तब टैक्स रेवेन्यू बढ़ेगा। और बहुत सी चीजें हैं जिसमें टैक्स रेवेन्यू बढ़ सकता है, और बहुत सी चीजों में आपको छूट देनी होगी, क्योंकि इंडस्ट्री को रिवाइव करना है, आपको कंजम्पशन को रिवाइव करना है। इसलिए एक ट्रिकी सिचुएशन है, और इस सिचुएशन में आरबीआई से लोन लेना एक अच्छा है, लेकिन केंद्र सरकार लोन ले, इंटरेस्ट पे शेयरिंग की बात कर सकते हैं। एक ऑप्शन हो सकता है कि केंद्र सरकार लोन ले पूरा, राज्यों को दे दे, क्योंकि राज्य अगर रिवाइव करेंगे तो सेंटर भी रिवाइव करेगा। पूरा जो एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगा तो जीडीपी बढ़ेगा, जीडीपी बढ़ेगा, एसडीपी बढ़ेगा तो जीडीपी बढ़ेगा, और जीडीपी बढ़ेगा तो टैक्सेस बढ़ेंगे, और ये इकोनॉमी को रिवाइव करने में कम से 2 से 3 साल का वक्त लगेगा, क्योंकि ऑलरेडी इकोनॉमी में इस तरह की चीजें हो रही थी। तो 2 से 3 साल का वक्त मिनिमम लगेगा। ये बहुत कठिन वक्त है, और इस कठिन वक्त में हमको लगता है कि कन्फ्रंटेशन से ज्यादा कोऑपरेशन की जरूरत है। राज्य और ये केंद्र बैठ के और राज्यों को अपने रेवेन्यूज के बारे में ही बातचीत करनी चाहिए, और उसको बताना चाहिए। हमको लगता है कि फिर से बजट पेश करना चाहिए। बिल्कुल फेडरल सिस्टम का आपसी कोऑपरेशन कितना है, यहाँ पर यही चीज समझ, जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ कि ये जो फेडरल सिस्टम है इसकी मजबूती इसी वक्त में सामने आएगी। सरोज जी के पास मैं सीधा चलूंगा। सरोज जी, मुझे याद है एक बार संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे थे, यतम जीतवा सुखम जीवेत ऋणम लीतवा घृतम पीवेत। तो क्या इस वक्त केंद्र सरकार यही कह रहा है राज्यों से? देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि सारी चीजें आप दिखा रहे हैं, सारा चीज सामने आ गया, और इकोनॉमिस्ट हैं सरन जी ने भी सारी बातें बता दी, कुछ छिपाने की बात नहीं है, सारा बात क्लियर है। ये बात सही है कि कोरोना के कारण और ये जो महामारी हुई है, ये तो आपदा है और पूरे दुनिया में आया है, और इसके कारण जो परिस्थिति पैदा हुई है वो सब कुछ सामने है।
अब सब कुछ सामने है, तो केंद्र सरकार ने आपने देखा कई सुझाव भी दिए हैं कि भाई आप इसको कैसे ये तो केंद्र सरकार को देना है, केंद्र सरकार देगा भी, लेकिन केंद्र सरकार के पास भी रेवेन्यू आया नहीं है। तो उन्होंने जो सुझाव दिए हैं कि भाई आप ये कर सकते हैं, तो बात ठीक है कि उन्होंने कहा है कि भाई इसको, ये इस पर बात हो सकती है कि भाई इसको ठीक है या कर्ज ले तो उसका इंटरेस्ट को दोनों चुकाएं, दोनों करें, या तो उसमें फाइनेंस मिनिस्टर मेंबर है, वहां बात कर सकते हैं। सरोज जी, एक मैं उदाहरण दे रहा हूँ, हल्का उदाहरण हो सकता है, आप इससे सहमत हो नहीं हो। आप बड़े भाई हैं, मैं छोटा भाई हूँ, आप केंद्र सरकार, मैं राज्य सरकार। आपने मुझसे बोला कि भाई इन शर्तों पे राजी हो जाओ, तो भाई मैं तुम्हारा मतलब इतने पैसे वापस करूंगा, ठीक है, मैं राजी हो गया। उसके बाद फिर जब मेरे ऊपर जरूरत आन पड़ी तो मैंने बोला कि ठीक है, मेरे पैसे तो आपके पास थे, आप मुझे वो पैसे दे दीजिए, मेरा बच्चा बीमार है। तो आपने कहा कि यार मेरे आपके पास नहीं है पैसे, सच में आपके पास नहीं है पैसे शायद, तो आप कहे कि नहीं यार मेरे पास तो पैसे है नहीं, एक काम करो कि तुम जो वो जा करके और तनुज भाई से उधार ही ले लो, और तनुज भाई से उधार लेकर के एक काम करना, मूल तो मैं चुका दूंगा, इंटरेस्ट तुम देते रहो, मूल आप कब चुकाएंगे तब तक मैं इंटरेस्ट भरता रहूं, अब मेरे पास तो पैसे है नहीं। यही स्थिति है ना यहाँ पर? नहीं, आप जिस तरह कह रहे हैं ना, स्थिति वो नहीं है। स्थिति ये है कि दोनों सरकारों को दिक्कत है, केंद्र सरकार को भी, राज्य सरकार को भी। राज्य सरकार को भी राजस्व चाहिए, केंद्र को भी चाहिए। केंद्र ने भी ये जो इतना पैकेज और इतना जो भी घोषणाएं की है, आपने देखा कि केंद्र ने कहा कि दिसंबर तक हम जो है अनाज योजना लोगों को गरीब मुफ्त बांटेंगे, तो क्या झारखंड के लोगों को नहीं मिल रहा है क्या? सिलेंडर मुफ्त देंगे, 3 महीने तक का उनके खाते में पैसे डालेंगे। तो क्या झारखंड के लोगों, कोरोना काल में भी तो झारखंड के लोगों को मिला, लगभग 200 रुपए एक आदमी के खाते में आ रहे थे। अब उस 200 रुपए में आप क्या करेंगे वो तो आप तय कीजिए। नहीं 200 नहीं, 500 रुपए जा रहे थे खाते में, 200 रुपए नहीं जा रहे थे, 500 आपकी बात से 500 रुपए खाते में जा रहे थे, किसान के खाते में 2-2 हजार रुपए जा रहे थे। मेरे कहने को केंद्र ने जो किया है तो क्या झारखंड के लोगों को नहीं कर रहे हैं क्या? तो केंद्र भी जो है झारखंड के लोगों, झारखंड के पूरे देश के लिए कर रहा है ना, तो जो भी उनकी योजनाएं चल रही है तो उसमें भी तो पैसे खर्च हो रहे हैं। और रह गया सवाल कि सरकार का जो बजट है, अब सरकार का अपना भी रेवेन्यू है, आप कितना का बजट है? 2500 करोड़ का। झारखंड तो अपना अधिकार मांग रहा है। नहीं, तो झारखंड आपसे कुछ अलग से नहीं मांग रहा है कि भाई मेरे लिए स्पेशल कर दीजिए, जो मेरा अधिकार है वही दे दीजिए। चलिए एक बार मैं डॉक्टर तनुज खत्री के पास चलता हूँ। डॉक्टर तनुज खत्री, सरोज जी की बात भी आपने सुन ली, डॉक्टर रमेश शरण की भी बात सुन ली, जो तकनीकी पक्ष था वो भी हमने आपको सुना दिया। अब देखिए थोड़ा पीछे जाते हैं। 2016 में नोटबंदी हुई, उसमें ये कहा गया कि काला धन वापस आएगा। आरबीआई की रिपोर्ट आ गई लगभग 1-2 साल के बाद, सारे चीज दूध का दूध पानी का पानी हो गया। उसने जो नींव जो इस सरकार ने, केंद्र सरकार ने रखने का काम किया, नींव से मेरा यही तात्पर्य है कि कमर तोड़ने का काम किया। पहला जो काम था उसने नोटबंदी किया, उसके बाद बैक टू बैक उससे एक गरीब व्यक्ति, एक व्यवसायी, चाहे हर प्रोफेशन का व्यक्ति, आप और हम या कोई भी, उससे उबरता और उसके पीठ पे जीएसटी थोप दी गई। मतलब आज छोटे सामान से लेके बड़े सामान तक हर में जीएसटी आ गई। ठीक है, आप ऑनलाइन परचेज कर रहे हो, आप दुकान में जा रहे हो, किराना दुकान हो, हर जगह वो चीज लागू हो, बाध्यता कर दी गई। और अब ये लॉकडाउन हुआ, ठीक है, ये पूरे विश्व में हुआ, लेकिन अब लोग इससे धीरे धीरे उबर रहे हैं, इसके आदी हो रहे हैं। तो इस पर हम ये चर्चा जरूर करनी चाहिए कि इस आपदा में अवसर, जो बात माननीय प्रधानमंत्री के माध्यम से आई थी, वो आपदा में अवसर तो भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार ने तलाशने का काम कर रही है। बिल्कुल, जो झारखंड का पैसा है, ये कोई अभी मैं आपके चैनल पे ही इनके पूर्व मंत्री और विधायक का हम बाइट सुन रहे थे। सिंह जी के, वो कहते हैं कि केंद्र सरकार पर निर्भर है। कैसी बात कर रहे हैं, हल्की बात कर रहे हैं। झारखंड अपना पैसा मांग रहा है। प्रोफेसर शरण सर यहाँ पर हैं, हमारे विश्वविद्यालय के गुरु रहे हैं, शिक्षक रहे हैं, उन्होंने भी सारी बातें कही और वो भी मुझे लगता है सहमत होंगे इससे कि झारखंड कोई खैरात भीख नहीं मांग रहा है। लोहा और कोयला का पैसा अगर आप दे दीजिएगा ना, जीएसटी तो छोड़ दीजिए, आप पहले तो उस पर 70,000 करोड़, करीब से करीब, उससे ज्यादा से ज्यादा 70-75 हजार करोड़ रुपया बकाया होगा। तो ये कोई हम किसी से कोई खैरात नहीं मांग रहे। झारखंड को उसका, आप कहां गया पैसा, ये तो बता दो, वो पैसा कहां गया? जो झारखंड का हक था वो गया कहां? सीधा सवाल है। जो झारखंड का हक था वो गया कहां? चलिए राजीव जी, सारी बातें आपने सुनी, डॉक्टर तनुज भी कह रहे हैं, कितने सहमत हैं उनकी बातों से? जी, कुछ ऐड ऑन भी करना चाहेंगे उसमें?
देखिए, नहीं ऐड ऑन करने की बात नहीं है। जब चर्चा में बैठा हूं तो जरूर अपना पक्ष रखूंगा। और जिस प्रकार से पूरे देश को आज भाजपा की नीति सरकार जो है वो रसातल में लेकर के जा चुकी है। जो जीडीपी के पहली तिमाही का जो रिपोर्ट आया है उसने ये बता दिया कि आत्ममुग्धता में देश नहीं चलता है, मुंह जबानी जमा खर्च से देश नहीं चलता है, देश नीतियों से चलता है, देश सरकार के वायदों से चलता है। जीडीपी और सरकार जब अपने द्वारा किए गए वायदों से मुकरने लगे। राजीव जी, जीडीपी की बात तो खैर करने देखिए, जीडीपी में तो सबको उम्मीद थी कि रिपोर्ट कुछ ऐसी ही आने वाली है। जब पूरा देश ही लॉकडाउन रहेगा तो जीडीपी से आप बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट कर नहीं सकते। सांसद ने भी कह दिया था जीडीपी मैं उसी चीज को मैं कह रहा हूँ कि आप देखिए कि हमारे सरकार के ऊपर बार बार यह प्रश्न चिन्ह खड़ा किया जाता है कि सरकार अपना जो है राजस्व बढ़ाए, अपना रिसोर्सेज डेवलप करे। साहब, एक तरफ आपने पिछले 5 वर्ष में माल महाराज का और मिर्जा खेले होली, हमारा पैसा जो है आप केंद्र में दबा करके बैठे रहे। यहाँ आपकी डबल इंजन की सरकार थी, उसने जनता के, गरीब जनता के गाड़ी टैक्स के कमाई के पैसे का दुरुपयोग इवेंट मैनेजमेंट के जरिए रघुवर जी के चेहरे को चमकाने के लिए किया, पूरा का पूरा खजाना खाली कर दिया। और आज जब हम सत्ता में बैठे, जब हम अपना अधिकार मांग रहे हैं, अरे कोरोना संकट काल तो अभी 3-4 महीने 5 महीने का मामला है। इसके पहले क्या हुआ? हमारे पास रिसोर्स कहां है? और आज देश की जनता को आप तो लोन की पैकेज बांट रहे हैं और आरबीआई के द्वारा ऋण सीपी सिंह जी तो यही सवाल पूछ रहे हैं। दिए जाने के बावजूद आम आदमी लोन लेने के लिए तैयार नहीं है। जी, आपकी सरकार से यही सवाल पूछ रहे हैं, तैयार नहीं है। राजीव जी, सीपी सिंह जी को अभी आपने सुना होगा, वो आपके सरकार से यही सवाल पूछ रहे हैं कि जो रेवेन्यू आ रहा है उसे आप कहां खर्च कर रहे हैं। कम से कम ये तो बताइए। श्वेत पत्र तो आप लेके आ गए कि हाँ आपके खजाने में क्या है क्या नहीं है, लेकिन अभी जो रेवेन्यू आ रहा है उसे आप कहां खर्च कर रहे हैं? अब हंसुआ के ब्याह में खुरपी का गीत अगर सीपी सिंह गाएंगे तो इसका उदाहरण तो कोई नहीं दे सकता है। हमारा खर्च तो एकदम सामने है। आज दोहरी मार झेल रहा है झारखंड। किस प्रकार से हम कोविड का पैसा जो हमको नहीं मिल रहा है, हमारे कोयले का रॉयल्टी नहीं मिल रहा है, हमारे जीएसटी का सेस नहीं मिल रहा है, उसके बाद आप हमसे सवाल कर रहे हैं। किस मुंह से आप सवाल कर रहे हैं साहब? पहले तो आपने राज्य को गर्त में ले जाकर के छोड़ दिया और उल्टा सवाल आप हम पर दाग रहे हैं और आप बोल रहे हैं कि आप लोन ले लीजिए। माने एक पैसा भी हमारा, टैक्स भी हमारा, गलत जीएसटी नीति आप लेकर के आ रहे थे। उस समय आपने वायदा कर दिया कि 14% हम हर साल आपको देते रहेंगे। तो ये तो 6 महीने का मामला है ना, आपने पहले से क्यों रोक रखा था? और आज आप इंटरेस्ट भी बोलते हैं कि राज्य सरकार दे। राजीव जी, स्थिति अभी हमारे साथ इकोनॉमिस्ट भी बैठे हुए हैं, डॉक्टर शरण। उन्होंने कहा कि देखिए, फेडरल सिस्टम है, कोरोना का ये जो विपत्ति आई है ये अप्रत्याशित है, यानी ऐसी विपत्ति पहले देखी नहीं गई। तो थोड़ा सा सेंटर को वहन करना पड़ेगा, थोड़ा सा राज्य को वहन करेगा, और फेडरल सिस्टम में यही होता भी है। तो उन्होंने यही कहा कि ठीक है, केंद्र सरकार ने अगर ये ऑप्शन दिया है तो ऑप्शन गलत नहीं है, बस इसमें यह होना चाहिए कि जो इंटरेस्ट रेट है थोड़ा केंद्र सरकार वहन करे, थोड़ा राज्य सरकार वहन करे। आप अब जिद पे अड़ जाएंगे कि नहीं हमें हमारा पैसा चाहिए ही, तो केंद्र सरकार भी इस वक्त में कहां से देगी? उनका भी तो खजाना खाली है। नहीं, ठीक है, मैं मान लिया आपका। मैं जीएसटी का मामला है ना, केवल जीएसटी का मामला। आप हमारे रॉयल्टी का पैसा जो दबा के बैठे हुए वो तो दे दीजिए। जीएसटी के लिए आप और कोई भी चीज बात करके होता है, ऑटोक्रेटिक वे में सिर्फ डिसीजन सुना देना। मैंने वही कहा कि आत्ममुग्धता से देश नहीं चलता है। और सरन साहब हमारे भी गुरु रहे हैं, बड़े भाई हैं, हम लोग बराबर डिस्कशन में रहते हैं और वो इस चीज को अच्छी तरह से समझ रहे हैं, इसलिए मुस्कुरा भी रहे हैं। मैं उनसे पूरी तरह से इत्तेफाक रखता हूं। लेकिन संघीय व्यवस्था को आदर और सम्मान दे रही है क्या केंद्र सरकार? इसका जवाब अभी उसने किसी डिसीजन में राज्य सरकार को साझा किया क्या? इसका जवाब तो सरोज जी साथ बैठे हुए हैं, सरोज जी से ही ले लेते हैं। सरोज जी, देखिए, मैं जरा सा थोड़ा समय दीजिए। हाँ, दोनों लोग बोल चुके हैं, बीच में ही बिल्कुल बोलिए। अब राजीव जी पॉलिटिकल पर आ गए। अब सारी चीजें आईने के तरह शरण जी ने और सारा आपका रिपोर्ट में सामने आ गया। 2500 करोड़ रुपया जीएसटी बकाया है। ठीक है।
कितना बजट है झारखंड सरकार का? पेश किए हैं बजट तो बता दें। झारखंड सरकार का बजट योजनाबद्ध और गैर योजनाबद्ध मिलाकर हमको लगता है 60-70 हजार करोड़ के आसपास होगा, उससे कम नहीं होगा। उसमें 2500 करोड़ रुपया है। बाद बाकी जो काम है, आप एक चीज बताइए कि आज हालत क्या है। सवाल यह है कि आपने भी जो एग्जाम्पल दिया मैं कि भाई ये आप कह रहे हैं कर्जा ले लीजिए, अगर 2 भाई है या 4 भाई है, चारों तकलीफ में है और चारों को दिक्कत है, तो कर्जा लेगा तो चारों लेगा। दिक्कत तो केंद्र को भी है, पैसे केंद्र को भी कम आए हैं। सवाल यह है जी अब रह गया कि अब रघुवर जी पर चले गए कि खजाना खाली है। रघुवर जी के समय किसानों के खाते में भी पैसे डाले जा रहे थे, रघुवर जी के समय में रोड बन रहे थे, रघुवर जी के समय सारी योजनाएं चल रहे थे, तो उसमें पैसा था। उस समय भी तो रॉयल्टी का पैसा नहीं मिला था ना, हाथी उड़ रहा था। नहीं एक मिनट बीच में पूरा राज्य जो है पूरी बात सुन लीजिए ना। देखिए राजीव जी, तब से मैं बोल रहा था तो मैं टोका नहीं, बीच में सुनने का आदत डालिए, बर्दाश्त करिए, बर्दाश्त करने का आदत डालिए। आप बोलिए, देखिए बर्दाश्त करिए राजीव भाई, आप बोलिए, सुनने का। क्योंकि मुझे लगा कि आपने ये छोड़ दिया तो मैंने उसमें जोड़ दिया। आपकी बारी आएगी, चलिए बोलिए। तो सारे काम हो रहे थे उस समय भी तो रॉयल्टी का पैसा केंद्र का बाकी होगा। सवाल यह है आपको 284 करोड़ रुपया मिला कोविड के लिए। आज हालत क्या है? आज 3000 यहाँ एक्टिव केस है, रांची में एक्टिव केस है और लोग मर रहे हैं। 14000 मात्र एक्टिव केस है, आप व्यवस्था खड़ी नहीं की है। अच्छा, आप ऐसी बात बोलिएगा तो मैं तो काउंटर करूंगा ना कि आपको WHO से पैसा नहीं मिला था, केंद्र सरकार को मिला था तो दिए थे। अब देश की हालत में पूछूंगा तो आप बोलेंगे कि इंटरप्ट कर रहा हूं मैं। तो मैं नहीं पैसा दिया तो पैसा का व्यवस्था होना चाहिए ना। हाँ ठीक है, तो आपने भी तो व्यवस्था नहीं मेरी बात तो सुन लीजिए ना, आप इंटरप्ट करिए ना। आप सवाल जितना करना है करिए हमसे, हम जवाब देने के लिए बैठे हुए हैं। क्या व्यवस्था खड़ी की है आप देखिए, इन्हीं का स्टेट है महाराष्ट्र, दिल्ली विपक्ष का ही स्टेट है। इतना कोरोना 4-4, 5-5, 6-6 लाख है व्यवस्था, यहाँ तो 14,000 एक्टिव केस में ये हालत है। आपने क्या व्यवस्था खड़ी की है? आपने जो है आज आप बताइए, सारे ठेकेदारों का पेमेंट बंद है, सारे सब लोग का जो है सो जितना सिक्योरिटी है ये है जिनका जमा है सब बंद है। कोई उसके कारण मजदूर का पैसा नहीं मिल रहा है कि व्यवसायियों का पैसा नहीं मिल रहा, उसमें तो कई तरह के पैसे फंसे हुए ना। तो एक 2500 आखिर क्या हो गया? ये 2500 करोड़ मान लीजिए जीएसटी नहीं मिला तो और सब तो संसाधन था, आप सब तो ठप करके आप काम कहां दिखा रहे? सीपी सिंह जी ने गलत नहीं कहा कि आप कर क्या रहे हैं, आप वो तो दिखाइए ना। आप रोना रो रहे हैं, आप कुछ कर नहीं रहे, ऊपर केंद्र सरकार पे रोना रो रहे हैं। और केंद्र सरकार तो कई सुझाव दिए हैं, तो उसमें एक ठीक है कि एक बात हो सकती है कि ठीक है भाई ये जो इंटरेस्ट का है पैसा उनके पास भी नहीं है, आपके पास भी नहीं है, मान लीजिए केंद्र के पास भी नहीं है, तो ठीक है वो एक बात हो सकती है कि इसका वहन दोनों लोग कर ले, जो सरन जी ने जो कहा है। लेकिन आप व्यवस्था क्या खड़ी किए हैं? उसके अलावा जो व्यवस्था है वो तो बताइए ना कि आप क्या कर रहे हैं। सारा पेमेंट बंद है, काम ठप है, कोविड का हालत यह है कि लोग बेड के बिना मर रहे हैं, आप व्यवस्था खड़ी नहीं कर पाए, तो आखिर सरकार कर क्या रही है? ये तो जवाब दीजिए ना। अब देखिए, अब आपने ये सवाल किया, मेरा काउंटर सवाल ये है कि दूसरे मतलब सेकंड नंबर पर कोरोना केसेस में कौन सा राज्य है? गुजरात है। हाँ गुजरात है, ठीक है। किसका शासन है वहां? भाजपा की सरकार है। तो आपने वहां पर व्यवस्था खड़ी कर दी? तो खड़ी किया ना। आप देखिए वहां की व्यवस्था का हालत, वहां आपने सुना कि कोई अच्छा आप सुनिए, गुजरात का देखिए सबसे कम जितनी वहां संख्या है, आप गुजरात हो, इनके स्टेट है, आप ये राजस्थान, उसने भी अच्छी व्यवस्था करी, वहां रिकवरी रेट देखिए ना। आप बगल का बिहार देखिए ना, आप बिहार की व्यवस्था अच्छी है। 15,000 मात्र एक्टिव केस है 1.5 लाख में, आप व्यवस्था अच्छी बोल रहे हैं। डेली 1 लाख रोज टेस्टिंग हो रहे हैं वहां, बिहार और रिकवरी रेट आप देखिए, जितना रोज कोरोना के पेशेंट आ रहे हैं उससे 1000 से अधिक लोग रिकवरी। डिस्कशन के दौरान बिहार की व्यवस्था आपने नंगी निगाहों से देखा था मेरे साथ। चलिए इस बातचीत को आगे इस बातचीत को आगे जारी रखेंगे। इस बातचीत को आपके पास वापस आएंगे, इस बातचीत को जारी रखेंगे। एक हमारे पेट का भी थोड़ा सा ध्यान रखिए। एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो इस चर्चा को और आगे बढ़ाते हैं। छोटा सा ब्रेक लेते हैं। क्या चीज है पैसा, क्या बात है, क्या चीज है पैसा, क्या बात है, क्या चीज है पैसा, क्या बात है, क्या चीज है चलिए, तो ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। बहुत महत्वपूर्ण चर्चा हो रही थी, बहुत महत्वपूर्ण बिंदु पर हम छोड़ करके गए थे इस चर्चा को। सरोज जी कुछ आंकड़े बता रहे थे और शायद उन आंकड़ों को और आगे कंटिन्यू करना चाहेंगे। सरोज जी आपके पास आते हैं, आप कुछ बोल रहे थे, अपनी बात को पूरी करें।
नहीं देखिए, मैं वही कह रहा था कि बिहार जो है 1 लाख टेस्टिंग किया है रोज, 1 लाख के आसपास उनका टेस्टिंग है। 1,38,000 से कुछ उनके एक्टिव केस हैं टोटल, एक्टिव नहीं टोटल केस आए हैं, जिसमें मात्र 15,000 एक्टिव केस उनके पास है, यानी लगभग 90% रिकवरी है। और जितना उनके केस आए उससे ज्यादा रिकवरी है। आप गुजरात की बात कर रहे, गुजरात में भी लगभग 1 लाख केस आए हैं और मात्र 15,000 एक्टिव केस है, रिकवरी मात्र 15,000। आपके यहाँ मात्र 30,000 केस आए हैं, 14-15,000 एक्टिव केस है। जहां 1 लाख में 1.5 लाख में रिकवरी है, 15,000 एक्टिव केस है। आपके यहाँ 40,000 में 14,000 15,000 एक्टिव केस है। तो आप सोच सकते हैं, और उसके और इतना कम में भी आप हालत देख लीजिए कि लोग बेड नहीं मिल रहा है। लिए डॉक्टर तनुज, अभी माननीय पूर्व जो मंत्री थे, विधायक, तो वही तो इसी व्यवस्था से ठीक होकर के घर गए। तो देखिए ये सब इनका काम ही है, इधर की बात को उधर करना, उधर की बात को इधर करना। ठीक है, पहले तो इनका काम था कि ये वोकैबुलरी में झूठ बोलते थे, शब्दवाली में झूठ बोलते थे, अब फिगर्स पे झूठ बोलते हैं। ठीक है, चाहे वो जीएसटी की बात हो, चाहे यहाँ पे बकाया की बात हो, 2500 करोड़ रुपया कुछ नहीं है बोल दिया। कितनी दर्द भरी बात है ये अभिषेक जी, कि चर्चा हो रही है कि आप क्यों नहीं दे रहे हैं पैसा, और शर्म आती है, बहुत दुख होता है। आपने जो एग्जाम्पल दिया प्रोग्राम के शुरुआत में, उसको भले ही इसको इन्होंने गंभीरता से नहीं लिया, आज एक दर्शक उसको गंभीरता से ले रहा होगा, क्योंकि आज आम जनता उसी चीज से रिलेट करती है, उसी चीज से जीएसटी समझती है। इनके सांसद निशिकांत दुबे वाली जीडीपी नहीं समझती है, कोई मतलब नहीं, जीडीपी खत्म हो जाएगा, और खत्म हो गया ना जीडीपी, माइनस चला गया। तो एक तो आप पैसा नहीं दे रहे हैं, दूसरे तरफ आप बोल रहे हैं कि कर्जा ले लो, और अगर झारखंड कर्ज ले लेता है या कोई भी राज्य कर्ज ले लेता है, बाद में ये बोलेंगे, आप ही के एग्जांपल से मैं समझा रहा हूं कि फलना प्राइवेट लिमिटेड है, आपने हमसे कर्जा लिया, अब वो प्राइवेट लिमिटेड आपसे समझेगी और वो अपना शॉपिंग मॉल और आपके जो यहां के संसाधन है उसको एक्वायर कर लेगी, जो होने जा रहा है। आज जो देश में क्या हो रहा है, जो इतनी भी सरकारी कंपनियां थी वो मोस्ट ऑफ देम जो है बिक चुकी है। अब क्या बचे हैं, मैं आपको, रेल बिक गया, तेल बिक गया, कोल बिक गया, एयरपोर्ट बिक गया। अब एक बहुत महत्वपूर्ण चीज बच रहा है, जो यहाँ के कॉलेजेस हैं, विश्वविद्यालय हैं। कल को आप ये कर्ज में डुबा दीजिएगा, बाद में बोलिएगा कि आपके जो शहर में जितने अगर 16 कॉलेज चलते हैं इस रांची शहर में, वो फलना किसी प्राइवेट कंपनी के हो गए। तो ये साजिश हो रही है, इस चीज को समझने की जरूरत है। इस ओर ढकेलना जा रहा है, फिर हम 1 साल के बाद यहाँ बैठेंगे या 6 महीने के बाद बैठेंगे, यही चर्चा करेंगे। तो आज जनता जागरूक है, आज युवा जागरूक है, झारखंड की 3-3.25 करोड़ जनता जागरूक है, तो वो समझ रही है। और नहीं समझ रही है तो आप और हम जो लोग हैं उनको समझाने का काम करना होगा कि ये जो कॉन्स्पिरेसी रची जा रही है कि हम कर्ज में ढकेल के किसको लाभ पहुंचाएंगे उधर जाकर। बिल्कुल, ये आपने बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट छेड़ा है। इस पर चर्चा के लिए राजीव जी आपके पास आऊंगा, मैं आपके पास आऊंगा। एक बार डॉक्टर रमेश शरण हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक बार उनके पास चलते हैं। डॉक्टर साहब, जीडीपी के जो आंकड़े हैं -23.9, इसको लेकर के पूरा सोशल मीडिया रंगा हुआ है, सवाल उठ रहे हैं। हालांकि कोई बहुत अप्रत्याशित नहीं है, अनएक्सपेक्टेड नहीं है। लॉकडाउन होगा देश में, सारी चीजें बंद होगी जब, तो आंकड़े तो इस तरीके के आने थे, और कोई बहुत ऐसा कुछ हुआ नहीं है जिसकी उम्मीद नहीं थी। पर क्या ये जो -23.9 ये जो फिगर है, इस फिगर की शुरुआत क्या नोटबंदी के साथ में हो गई थी? नोटबंदी, जीएसटी, उसके बाद फिर जितने फैसले जो लिए गए, क्या उन सबको माना जाए कि एक एक करके इन सब ने आज -23.9 पर पहुंचा दिया हमें, इस जीडीपी की जो बात हो रही है? हाँ, वो तो है। देखिए, पहली बार डिमोनेटाइजेशन, उसके असर हुए, वो रिकवरी होते होते जीएसटी आया, और जीएसटी में प्रॉब्लम्स हुए। अभी हिकअप्स जो कहते हैं, शुरुआत की हिचकियां आ रही थी, उसमें उसको लगाया गया। और उसके बाद अगर आप देखिएगा कि ग्रोथ रेट नीचे की ओर गया, अराउंड 4% ग्रोथ रेट तो आपका 19-20 में है। कोविड के पहले आपका जीडीपी ग्रोथ रेट 4% पहुंच गया, जो कि सबसे कम था। अगर आप देखिएगा तो हाल के वर्षों में सबसे कम ग्रोथ रेट आपने 4% लेके आए। तो वो जो 4% ग्रोथ रेट आया, उसका कई फैक्टर्स आए। उसमें डिमोनेटाइजेशन भी है, उसमें आपको जीएसटी भी है, और एक रिवाइवल जो होना चाहिए कि अर्थव्यवस्था रिवाइव करेगी, इन्वेस्टमेंट आउटलुक बढ़ेगा, वो नहीं हो सका, वो रिवाइवल नहीं हुआ, तो 4% पे आप पहुंच गया।
14% आपको देना है, आपने कहा कि 14% का कॉम्पेंसेशन देंगे, तो आपको तो जो शॉर्टफॉल है टैक्सेस में, जीएसटी में, तो ऑलरेडी 19-20 में है आपको, जो आप पैसा बहुत दिनों के बाद फरवरी में रिलीज किए हैं, तो और आपने कंसोलिडेटेड फंड से पैसा ट्रांसफर किया, उसके लिए एक्सेस फंड बना हुआ है, और जीएसटी के लिए जो भी राज्यों को देना है उसके लिए एक्सेस है, तो उसमें आपने कंसोलिडेटेड फंड से, मतलब इनकम टैक्स और बाकी टैक्सेस का पैसा ट्रांसफर करके दिया, लेकिन उतना वक्त लगा। इसका मतलब है कि ये सवाल जो है 2019 के अगस्त से ही शुरू हो गया था, ये अभी की बात नहीं है। 2019 के अगस्त से ही आप डिफॉल्ट लगातार करते रहे हैं, और लगातार रिवाइवल की बात हो रही थी, ऐसा लग रहा था कि इकोनॉमी रिवाइव कर जाएगी, लेकिन इकोनॉमी रिवाइव नहीं कर पा रही थी, इसलिए कि जो इन्वेस्टर्स हैं या जो बाकी लोग हैं वो लगातार, ऐसा उनको एक्सपेक्टेशन नहीं लग रहा था, और ग्लोबल सिनेरियो भी बहुत अच्छा नहीं था। ग्लोबल सिनेरियो से आजकल हमारी इकोनॉमी थोड़ी लिंक होने लगी है, तो वो भी अच्छा नहीं था। नेचुरल है कि ये ग्रोथ रेट तो कम था, और जब लॉकडाउन हुआ तो एकदम डिप कर गया, और डिप कर गया तो रेवेन्यू एकदम कम हो गया। इसकी तरह से कई चीजें और भी हुई। अगर झारखंड में आप लीजिए तो जैसे 1 रुपया में हमने बहुत अच्छा काम किया था, सरकार ने कि 1 रुपया में रजिस्ट्री हम करेंगे, लेकिन उसके चलते रेवेन्यू लॉसेस, जो स्टेट एक्सचेकर को एक्साइज का लॉस हुआ, एक्साइज का भी काफी बड़ा लॉस हुआ, जो एक्साइज को जो हमने सरकारी जो दुकानों के और ये के माध्यम से उसका लॉस हो गया, तो ये जो लॉसेस हुए तो ये भी झारखंड की अर्थव्यवस्था को अफेक्ट कर रहा है, और इसके पहले जो है वो इकोनॉमी का ग्रोथ रेट ऑलरेडी कम हो चुका है। तो नेचुरल है, और विश्व अर्थव्यवस्था भी बहुत अच्छी तरह से चल नहीं रही है, क्योंकि विश्व अर्थव्यवस्था में भी जो प्रॉब्लम है, यूएस इकोनॉमी, यूरोपियन इकोनॉमी, सब में इस तरह का कुछ ना कुछ हो रहा है। बेरोजगारी अगर देखिएगा पूरे विश्व के स्तर पर बढ़ रहा है, हमारे यहाँ तो बेरोजगारी के आंकड़े बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, और आज के दिन तो इतने ज्यादा हैं कि जिसका कोई जवाब नहीं है। 2 करोड़ लोगों की नौकरी चली गई है, जो हम लोग को जो रिपोर्ट्स आ रहे हैं। तो अगर ये स्थिति हुई तो आपको रिवाइवल के लिए जाना होगा। तो रिवाइवल के लिए देखिए फेडरल स्ट्रक्चर जैसा हमने कहा है, और एक चीज तो झारखंड जैसे प्रदेशों के साथ तो हमेशा से डिस्क्रिमिनेशन रहा है। अगर आप देखिएगा कोयले के रॉयल्टी के, हम लोग कोयला सप्लाई करते थे और देश का 30% कोयला हम ही लोग देते हैं। आयरन ओर देखिए, बेस्ट क्वालिटी आयरन ओर्स है हमारे पास। आप देख लीजिए बॉक्साइट है हमारे पास, कौन सा मिनरल नहीं है हमारे पास। लेकिन रॉयल्टीज में देखिएगा, पेट्रोलियम का जो रॉयल्टी होता था पहले, वो प्राइस के आधार पर होगा, मूल्य आधारित है। हमारा जो है सो अधिकांश रॉयल्टी टनेज के आधार पर, टन के आधार पर, कितना टन आप निकालते हैं, तो मूल्य के आधार पर नहीं होगा, तो हमको तो रेवेन्यू लॉस ऑलरेडी हो रहा था। और ये स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है कि आपने जब किया फ्रेट इक्वलाइजेशन वगैरह कर दिया, तो जो हमारा ग्रोथ का पोटेंशियल या कोई भी मिनरल स्टेट का जो पोटेंशियल था उसको खत्म हो गया। तो ये तो झारखंड के साथ हमेशा से डिस्क्रिमिनेशन रहा है। और अगर डिस्क्रिमिनेशन पे बात हो रही है, और इसके लिए कई आंदोलन हुए, रोकने का हुआ कि कोयला रोक देंगे, और अभी भी सुप्रीम कोर्ट तक सरकार गई ऑक्शन के खिलाफ, तो आप देखिएगा कि ये तो स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स है। जब स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स होते हैं तो उसके असर तो नजर आते हैं, और वो साफ नजर आ रहा है कि झारखंड जैसा प्रदेश जो इतना रिच है मिनरल में, उड़ीसा जैसा प्रदेश, वहां क्यों नहीं आप एनवायरमेंट टैक्स आपने क्यों नहीं लगाया? पर्यावरण पर कर लगाते हैं। डिस्ट्रिक्ट माइनिंग फंड एक है फंड जिसका हो सकता है, लेकिन आपने पर्यावरण कर तो आप लगाए होते। पर्यावरण कर केंद्र सरकार ही लगा सकती है। आप इतना जो हमारी अर्थव्यवस्था को, हमारी इकोलॉजी को नष्ट करते हैं, इतना विस्थापन होता है, इतनी जमीन जाती है। रामेश्वर राव जी कह रहे थे 50,000 एकड़ जमीन जो है कोयले को दी है। कोयले के अलावा तो देखिए कहाँ कहाँ जमीन गई है, और अगर आप देखिए कितने सलामी पर वो जमीन तय की गई है। उस कॉम्पेंसेशन रेवेन्यू डिपार्टमेंट की रिपोर्ट्स को देखिए कि वो जमीन कई बार तो औने पौने दाम में दे दी गई। आप अगर हैं तो आपको 1 रुपए सलामी में दे दिया गया, इंस्टीट्यूशन को 20 लाख रुपए के एकड़ में दिया गया, वगैरह वगैरह वगैरह। तो ये सारे स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स हमारे हैं। और आज की परिस्थिति, लेकिन आज की परिस्थिति इमरजेंसी वाली है। और इमरजेंसी में जैसे मान लीजिए कि बड़ा भाई और छोटे भाई की बात हो रही है। बड़े भाई ने कहा कि सब एसेट हमको दे दो, सब जमीन हमको दे दो, तुमको हर साल मैं इतना पैसा दूंगा। और 3 साल के बाद बड़ा भाई कहता है देखो भाई खेत से आमदनी नहीं हो रही, मैं नहीं दूंगा। ये स्थिति है अभी। आपने कहा कि भाई जीएसटी का ये सब हक हमको दे दो, और हमको आपको 14% के हिसाब से मैं कॉम्पेंसेट करता रहूंगा। और आज आप कहते हैं कि ये तो 2020-22 के अलावा हमको तो लगता है कि 7-8 साल और चलना चाहिए इसको कॉम्पेंसेशन को, और कम से कम 5 साल तो चलना ही चाहिए 2025 तक, जिस तरह का रेवेन्यू लॉसेस है। तो आप वो आके नहीं कह सकते हैं ना, आपने हमसे कॉन्फिडेंस में ले लिया और बाद में आप कहते हैं कि मेरा पैसा नहीं। तो केंद्र सरकार, एक और चीज हम कहना चाहेंगे कि जो दुनिया में जिसको सीनियोरस कहते हैं, प्रिंटिंग ऑफ करेंसी से इसको पूरा करना।
वो जीरो कॉस्ट डेट है, उसमें कुछ इंटरेस्ट नहीं लेना है, आरबीआई से लोन लेना है और नोट छापना। तो लोग कहते हैं कि ये नोट छापना अच्छी बात नहीं है, इन्फ्लेशन हो जाता है। आज के दिन में क्या इन्फ्लेशन होगा? रिसेशनरी ट्रेंड अगर है तो राज्यों को वो सीनियोरेज जिसको कहते हैं इकोनॉमिक्स में, न्यू मनी, प्रिंटिंग ऑफ न्यू करेंसी, उसका भी सहारा केंद्र को लेना चाहिए। और अभी के हालात में अगर उसका सहारा केंद्र लेती है तो एक बड़ा हिस्सा उससे भी आ सकता है जो राज्यों को दिया जा सकता है। अभी राज्यों को पैसा देना जरूरी है क्योंकि राज्यों के साधन केंद्र के अनुपात में सीमित है, पहली बात। लेकिन दूसरी बात यह भी है कि भारतवर्ष में जितने राज्य हैं, अधिकांश राज्यों ने अपना फिस्कल मैनेजमेंट अच्छा नहीं किया है। कोई भी राज्य हो, कोई सी भी, चाहे कोई भी सरकार हो, यहाँ राजनीतिक बात नहीं हो रही है, कोई भी सरकार हो, उन लोगों ने फिस्कल मैनेजमेंट अच्छा नहीं किया है। तो उनको फिस्कल मैनेजमेंट करने की जरूरत है अपने राज्य में भी। अपने खर्चे को, इसलिए हमने कहा, आपको याद होगा शुरू में, कि झारखंड को फिर से आपके बजट को रीथिंक करना चाहिए। हम लोगों ने बजट पेश किया, अब रीथिंक करना होगा, एक रीथिंक करने की जरूरत है कि भाई एक सेमेस्टर का तो यह, एक जो हमारा तिमाही है उसमें यह हाल हुआ, अगला 9 महीना के लिए हम क्या करेंगे, कौन से खर्चे कम करेंगे, कहां से रेवेन्यू लाएंगे, कैसे मोबिलाइज करेंगे और कैसे लोगों को मोबिलाइज करके हम लेके जाएंगे, तो ये तो आना चाहिए। ये सब तय करना होगा। हाँ, वेलफेयर एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है हमारा, वेलफेयर सेक्टर है। और जैसे ओडिशा को ले लीजिए, ओडिशा ने क्या किया कि मनरेगा में वेज रेट बहुत कम है, तो ऐसे जो जिले बहुत बैकवर्ड हैं वहां 100 रुपए मजदूरी वो उड़ीसा अपने पैसे से दे रही है। और उड़ीसा को देखिएगा तो पीडीएस का वो चना वगैरह खरीद लिया है उसने, तो उसने चना खरीद लिया है कि 2 महीने वो चना भी दे सकता है पीडीएस में। तो अगर इस तरह का काम करना है तो हमारे लिए अभी सबसे एसेंशियल क्या है? सबसे एसेंशियल है लोगों को भूख से बचाना, बेरोजगारी से बचाना, भूख और कुपोषण से बचाना, बेरोजगारी से बचाना और रोजगार पैदा करना। रोजगार पैदा करने के लिए जो स्कीम्स है उसको चलाने चाहिए। तो हमको लगता है कि झारखंड सरकार को भी रीथिंक करना चाहिए, रीओरिएंट करना चाहिए बजट को, और एक बार फिर से बजट को इमरजेंसी बजट करना चाहिए और केंद्र सरकार को जो दायित्व है उसको पूरा करना चाहिए। क्योंकि केंद्र सरकार दायित्व जब पूरा करेगा तो राज्यों के पास दायित्व होगा। जी राजीव जी, कुछ कहना चाह रहे थे आप, बार बार आप हाथ उठा रहे थे। जब सरोज जी बोल रहे थे उस समय शायद आप कुछ कहना चाह रहे थे। हाथ उठाने को मजबूर हो गया हूँ कि बोलिए। नहीं, थोड़ा समय आपसे मैं चाहूंगा कि आप मुझे भी दीजिए। हाँ बोलिए ना, बोलिए। ऐसा नहीं है कि मैंने हम फॉरगो कर देना है, आप बैठा है चर्चा में। देखिए, जो लोग सिर्फ और सिर्फ राज्य की छवि को नकारात्मक रूप से पेश करने के लिए, अभी सरोज जी की बात को मैं आगे बढ़ाते हुए कह रहा हूं कि झारखंड सरकार आप एक एक नागरिक की सुरक्षा सेवा के प्रति कटिबद्ध है। और ये साहब अभी बिहार का चर्चा कर रहे थे, मैं आज के आंकड़े दिखा रहा हूं। आज एक दिन में 1.5 लाख टेस्ट सिर्फ और सिर्फ झारखंड में, पूरे देश स्तर पर अकेला एक ऐसा राज्य होगा जिसमें 1.5 लाख टेस्ट कराया गया है। ये इनको नजर नहीं आता है। सिर्फ पूरे लॉकडाउन पीरियड में इन्होंने नकारात्मक बातें की हैं। ये जनता के बीच गए नहीं, घर में बैठ करके प्रपंच किया। आज देखिए कि हमारे जनप्रतिनिधि सबसे ज्यादा कोरोना पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे लोग जनता के बीच में जाकर के उनकी सेवा और सुरक्षा के लिए लगे हुए हैं। इनको जनता से कोई सरोकार नहीं है, घर में बैठ करके पत्र लिख देना है। अभी रमेश सरन जी बात कर रहे थे, मनरेगा की चर्चा कर रहे थे, उड़ीसा का उदाहरण दे रहे थे। आज झारखंड में जो मनरेगा में मजदूरी दी जाती है, पूरे देश स्तर पे नीति आयोग का जो निर्णय है, सबसे कम मजदूरी दी जाती है। मैं भारतीय जनता पार्टी के विद्वान मित्र से पूछता हूं कि इतने विद्वान नेता लोग हैं, कितने बार आपने केंद्र सरकार से गुहार लगाई कि झारखंड में मनरेगा की मजदूरी बढ़ाई जाए? जब बजट को रिफैब्रिकेट करना है और देश संघीय ढांचे में चलता है, तो कहीं ना कहीं सरकार को एक सकारात्मक विपक्ष होने के नाते इस पेंडेमिक में सरकार के साथ आपको खड़ा होना चाहिए। आज झारखंड सरकार सीमित संसाधनों के बावजूद कोरोना को जितने बढ़िया तरीके से हैंडल कर रही है, पूरे देश और दुनिया की मीडिया ने ही नहीं, पूरे देश के लोगों ने भी सराहा। आज प्रवासी मजदूरों की चर्चा हम करते हैं, रोजगार के लिए हम लोगों को सबसे ज्यादा मनरेगा का सहारा है, लेकिन मनरेगा में मजदूरी उचित नहीं मिल पा रही है। बार बार हमारे ग्रामीण विकास मंत्री इस बात की हमारी सरकार, हमारे मुख्यमंत्री ने गुहार लगाई केंद्र सरकार से। मैं पूछना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, बैठे हैं भारतीय जनता पार्टी के विद्वान नेता, वो बताएं कि कितने बार इनके नेता ने प्रधानमंत्री से बात की, कितने बार जो है नीति आयोग को यह कहा गया कि झारखंड में मनरेगा की मजदूरी बढ़ाने के लिए आप कोई निर्णय ले। तो सिर्फ ऑटोक्रेटिक वे में देश नहीं चलता है।
संघीय शासन व्यवस्था से ये देश चल रहा है, तो आप निर्णयों में साझेदार, आप हमसे हिसाब पूछ रहे हैं ना। अभी इन्होंने कहा कि रघुवर जी के टाइम में रोड बन रहा था। साहब, इन 6 महीनों में रोड की दुर्दशा देख लीजिए। राज्य का एक एक कोना जो है वो सड़क नहीं, गड्ढे नहीं दिखाई दे रहे हैं। क्यों? क्या ये रोड आकर के हेमंत सरकार ने जाकर के हर जगह कोड़ के रख दिया क्या? किस प्रकार से इनकी सरकार ने सिर्फ और सिर्फ लूटने का काम किया, इवेंट मैनेजमेंट के सिर्फ पोस्टर और बैनर चमकाया, विदेशों की सैर की, निवेश के नाम पर यहां पर क्या मिला झारखंड को? यहां आज जो लोग, लाखों लोग पलायन कर रहे हैं, आज स्वास्थ्य व्यवस्था की चर्चा करते हैं। सबसे ज्यादा कालखंड में इनका शासन रहा। क्या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर पाए? कितने डॉक्टरों की यहाँ नियुक्ति कर पाई? स्वास्थ्य सेवा में क्या सुधार हुआ? मैं पूछता हूं इनसे सवाल। अभी आपने चर्चा किया ना कि सीपी सिंह आपसे सवाल पूछ रहे हैं, तो मैं सीपी सिंह से यह सवाल करता हूं कि इंफ्रास्ट्रक्चर और स्वास्थ्य व्यवस्था में आपने कितने सुधार किए? सुधार कीजिए। अरे बंद करिएगा सवाल, तब तो जवाब देंगे ना। पूछते रह जाइएगा 8 बजे तक, तो कैसे जवाब देंगे? बंद तो करिए ना। बंद और है तो कुछ पूछ लीजिए, तब फिर मैं जवाब दूं। दे दीजिए आप जवाब। यही बोल रहे हैं ना, अभी आप हमको धैर्य दिला रहे थे। जब मैं अपनी बातों को रख रहा हूँ, सवाल करेगा, जरा धैर्य रखिए और सुनने का मादा रखिए। चलिए राजीव जी, सरोज जी जवाब देना चाहते हैं, ले लूं? फिर आप ये तो नहीं कहेंगे कि आपको कम मौका दिया। लगातार चल रहा है। नहीं, फिर आप नाराज तो नहीं होंगे कि भाई आपको कम मौका दिया? सरोज जी के पास चला जाऊं, जवाब ले लूं उनसे? जवाब देना चाह रहे हैं सरोज जी? चलिए चलिए, लीजिए जवाब क्या है? कुछ करना नहीं है। जवाब तो जी से पूछ रहा हूँ, ये मनरेगा किसकी सरकार का है? मनरेगा किस सरकार ने लागू किया? अगर यहाँ मजदूरी कम है तो किस सरकार ने शुरुआत किया? फिर वही बात मैं कर रहा हूँ। आज उसी मनरेगा को पूरा सुन लीजिए। देखिए, हमारा यही है, मकबरा बता दिया था, लेकिन आज उसी मनरेगा, उसी मकबरा ने देश को खड़ा कर दिया। बोलिएगा, आप गलत बात करिए तो उसको सुनूंगा नहीं ना मैं चुपचाप। अभी एक ही जवाब में बेचैनी हो गई आपकी, जरा सुन लीजिए ना, धैर्य रखिए। मनरेगा आप ही का लागू किया हुआ है, तो जो भी दर तय किए होंगे आप ही 6 साल से सरकार, मैं बता रहा हूँ 6 साल से सरकार मोदी जी ने अभी रेट बढ़ाया है, कौन चला रहा है? और दिन भी बढ़ाया है। कौन चला रहा है? 6 साल से देश में सरकार रेट भी बढ़ाया है, और अगर रेट कम है तो वो आप ही का देन है। पहला नंबर सवाल ये है, ठीक है, ये बात सही है कि कल 1.5 लाख टेस्ट हुए हैं, 1 लाख 6 साल से सरकार आपकी है। अब फिर सुन लीजिए ना, सारी बातों का सिलसिलेवार जवाब सुन लीजिए ना। तो उसको भी बोलिए ना। हाँ, जवाब देने भी बोलिए, जवाब देने दीजिए, थोड़ा वक्त कम है सरोज जी, आप जवाब उसको भी बोलिए। देखिए, मनरेगा इन्हीं का है। मोदी जी ने तो अभी रेट बढ़ाया, 172 से 192 कुछ किया है जो मेरे जानकारी में, और दिन भी बढ़ाए हैं जो उसका। दूसरा क्या है कि ठीक है, कल कोरोना के 1,54,000 टेस्ट हुए हैं, कल ये बात सही है, लेकिन अभी तक 5 महीने में रोज 7,000, 6,000, 6,000, 7,000 टेस्ट होते रहे हैं। कल जरूर टेस्ट हुए हैं ज्यादा, वो इसीलिए तो हमने कहा कि 40,000 में 14,000 एक्टिव केस। कल नहीं, आज भी हुए हैं, आज भी हुए हैं। चलिए, आज भी होंगे, आज भी 1.5 लाख टेस्ट हुए हैं। हाँ ठीक है। दूसरा एक चीज कि आप जिस तरह बात कर रहे हैं, रघुवर जी का रोड टूट रहा है, अगर रघुवर जी सारे रोड बनवा दिए हैं और दुमका का रोड में तहसीली हैवी ट्रैफिक चला के जो तहसीली का फोटो आ रहा है, अब वहां का रोड टूट गया, तो आप जांच कराइए, जहां जहां टूटा है आपकी सरकार है, जांच कराइए ना। रोड बनेगा तो गाड़ी चलेगी ना। अब सुनिए ना, दूसरा एक चीज की आपने रोड बनेगा तो गाड़ी चलेगी ना। मुझे जहां तक जानकारी है, अरे भाई एक सुनिए ना, आप जितना बोले हैं सुन लीजिए ना, सुन लीजिए, सब पे सुन लीजिए, तो फिर नया क्वेश्चन करिएगा, समय नहीं बचेगा तो कल। अरे बोलिए ना, कि खाली सुनिए सुनाइएगा, नहीं तो आप जितना सवाल किया उत्तर तो उसका तो जवाब ले लीजिए ना। आपने कह दिया रघुवर जी खजाना खाली कर दिया, मुझे जहां तक जानकारी है, डिस्कशन में बाद में सवाल जवाब करेगा। आज हुआ था तो पहला जो बजट था 2000 का, और जो पहला बजट होगा वही सरप्लस बजट होगा। अब जो पहला बजट, दूसरा बजट बाबूलाल जी के बाद, उसके बाद तो लगातार घाटे का बजट रहा है। तो रघुवर जी ने अगर 1 रुपया का रजिस्ट्री भी फ्री किया, 1 रुपया में महिलाओं को 50 लाख तक, और भी रेवेन्यू आप बता रहे कई छूट दिए, किसानों के खाते में पैसे डाले 2-2 हजार, सब कुछ किए। उसके बाद भी अगर उन्होंने रोड बनाया, काम किया, तो आप करके दिखाइए ना।
आप तो सब, अब तो आप 1 रुपया के जगह रजिस्ट्री का भी पैसा लेने लगे। आपसे इसको भी ठीक किए, एक्साइज को भी ठीक करिए। बिल्कुल लेंगे। और आप आपने पैसा अभी कहा कि हमको अपने राजस्व को बढ़ाना है, उस नाम पर कितना घोटाला हुआ। राजस्व को तो बढ़ाना होगा ना। अब आप हमारा पैसा भी नहीं दीजिएगा तो हम राजस्व बढ़ाने के लिए निर्णय लेंगे। केंद्र की पैसा नहीं देगा, केंद्र के पास भी तो स्वास्थ्य व्यवस्था में इंफ्रास्ट्रक्चर में आपने क्या किया? उस पर एक बात हो सकती है। स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार के लिए आपने कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर दिया जिसको झारखंड सरकार ने ये कर दिया? चलिए वक्त कम है हमारे पास, बहुत देर से तनुज भाई बताइए ना कि कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर दिया? तनुज भाई एक कमेंट आपकी तरफ से, क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, ये तो पुरानी बात करने लगे 1 रुपए में रजिस्ट्री। किन लोगों ने वो रजिस्ट्री का लाभ लिया, किसी से छुपा नहीं। वो तो हमने ही दिखाया, इसी यही हम लोग बैठ के ही डिस्कस किए थे। हमने ही दिखाया 3 महीना पहले जब सरकार सरकार ने नहीं ना लाभ लिया था, जनता को ही तो लाभ मिला होगा ना। चुनिंदा जनता को मिला, उसका पूरा लिस्ट जनता है। को नहीं मिला, चुनिंदा जनता को मिला। चुनिंदा जनता को मिला, चुनिंदा लोगों को मिला। चलिए चुनिंदा जिसको मिला तो किस लाभ मूल मिला। हाँ, डीके पांडे को मिला ना, डीके पांडे को मिला, मैं बता रहा हूँ, डीके पांडे को मिला, हमने यही पूछा था। लोगों को मिला होगा। ये सब देखिए उलूल जुलूल आप बातें लिए नहीं कि करनी नहीं चाहिए। खरीद लाभ? ठीक है अभिषेक जी, मामला सिर्फ इतना ही है कि झारखंड किसी से कोई खैरात नहीं मांग रहा है, उसका हक है। अब पीठ में छुरा घोंपने का अगर आप काम कीजिएगा तो जिस तरीके से, जो कि फाइनल कमेंट है, मैं ज्यादा आरोप प्रत्यारोप नहीं करना चाहता हूं, जिस तरीके से झारखंड की जनता ने आपको सबक सिखा दिया, उस तरीके से पूरे देश की जनता सिखाएगी, आपको सबक सिखाएगी। चलिए, और देश की जनता आप लोगों को भी सबक सिखा दिया है। इसलिए राजीव भाई भी हैं, बता रहे थे आप तो नोटबंदी से आपका नोटबंदी के बाद अब तो वो चर्चा करिए। बहुमत से मोदी जी आए हैं। बात करते हैं नोटबंदी के बाद डिसलाइक अब शुरू हो गया। दिन से आप लोग डिसलाइक दिखा रहे हैं। चलिए एक फाइनल कमेंट, एक हमारे पास 30 सेकंड है। डॉक्टर रमेश शरण के पास मैं चलूंगा। सर हमारे पास मात्र 30 सेकंड है। टॉपिक तो ऐसा है कि मैं आपसे पूरे दिन बात कर सकता हूं, इसको लेकर के आपसे ज्ञान मिलता रहेगा और मैं सुनता रहूंगा। एक फाइनल कमेंट कि अब क्या रणनीति होनी चाहिए, 30 सेकंड में ये जवाब दे दीजिए। देखिए, रणनीति बहुत साफ है और बहुत सरल है कि आज की परिस्थिति के अनुसार बात करना चाहिए। इतिहास पर तो बातें हम कर सकते हैं क्या हो रहा है, लेकिन अभी का जो संकट है उसको दूर होना चाहिए। और ये दूर होगा जब कोऑपरेशन में हम जाएंगे, केंद्र सरकार अपने दायित्व का वहन करे और राज्य सरकार भी अपने को रीओरिएंट करे, दोनों मिलकर करेंगे। क्योंकि बहुत भारी संकट है, ये आपदा है, ये फाइनेंशियल इमरजेंसी क्यों नहीं लग रहा है, लगना चाहिए। और एक विधा बनेगी तभी, क्योंकि देश की जनता त्राही कर सकती है हमारे डिबेट में। बिल्कुल। कहाँ टेस्ट हुआ नहीं हुआ, जो टेस्ट करा रहा है नहीं करा रहा है वो जान रहा है। जो परिस्थितियां हैं, जो बाकी हेल्थ सेक्टर का क्या हुआ, नॉन कोविड में मान लीजिए जांच कर रहे हैं, नॉन कोविड सेक्टर जो है, जो टीबी, मलेरिया, बाकी चीजों के बारे में तो चर्चा ही बंद हो गई है। तो उसकी भी चर्चा हमको करनी चाहिए। वो भी हेल्थ का सवाल है मेरे, पर्यावरण मेरे हेल्थ का सवाल है, विस्थापन मेरा हेल्थ का सवाल है। तो उन सवालों पे भी चर्चा होनी चाहिए कि वहाँ कहाँ से पैसा आएगा और उनके बारे में भी ध्यान देना चाहिए। हेल्थ एक इम्पोर्टेंट इशू है। हाँ, वो भी तो इम्पोर्टेंट है। नॉन कोविड केसेस की भी बात करेंगे ना झारखंड में हम। झारखंड में हमारी हेल्थ की स्थिति अच्छी नहीं है, कैसे ठीक करें? लोग भी तो जी रहे हैं इस दुनिया में। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। चलिए, डॉक्टर तो हमारा पूरा रिसोर्स हम कोविड में डाल दिए हैं ना। बिल्कुल, हमारे पास समय सर बहुत कम है, इसीलिए बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर रमेश शरण के, आपने वो बातें हमें बताई, छुपी हुई बातें जो शायद अभी आपसे हमें डिबेट नहीं करता और जनता इस प्रोग्राम को देखती नहीं, तो शायद वो पॉइंट्स हम समझ नहीं पाते। डॉक्टर तनुज खत्री आपका बहुत शुक्रिया, सरोज जी आपका बहुत शुक्रिया और राजीव रंजन साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, झारखंड को अभी फिलहाल मदद की जरूरत है और झारखंड के हर राज्य को मदद की जरूरत है और फेडरल सिस्टम यही कहता है कि देश, केंद्र सरकार को ये मदद किसी भी तरीके से उपलब्ध करवानी पड़ेगी। अब ये केंद्र सरकार को तय करना है कि ये मदद वो राज्यों को किस तरीके से पहुंचाएगी। जो राज्यों का हक बनता है वो तो केंद्र को देना ही पड़ेगा। अब केंद्र को सोचना है कि वो हक वो राज्यों को कैसे देगा। फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार। क्या चीज़ है पैसा, क्या बात है, क्या चीज़ है पैसा, क्या बात है, क्या चीज़ है पैसा।